नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद की, अ, इसके पनपने की कहानी पर। हाँ। खास तौर पर 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई, आप कह सकते, तेज हो रही थी। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी इतिहास के नोट्स और कुछ जुड़े हुए दस्तावेज हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे अलग अलग सोच और उम्मीदों वाले समूहों एक राष्ट्र के विचार से जुड़े। और इस सफर में क्या खास मोड़ आए, क्या चुनौतियां थीं? बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ये अपनेपन की, इस राष्ट्रवाद की भावना आखिर पैदा कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई ये सब? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उभरना यूरोप के राष्ट्रवाद से काफी अलग था। अच्छा, कैसे? यहाँ ये मुख्य रूप से जुड़ा था उपनिवेशवाद से, मतलब ब्रिटिश राज के विरोध से। जब लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि भाई ये अंग्रेजी शासन तो हम सबका शोषण कर रहा है। हाँ, सब पिस रहे हैं। हाँ, तो एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की जो भावना थी ना, उसने लोगों को करीब लाना शुरू किया। ओके। ये सिर्फ कोई राजनीतिक थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक एहसास था कि हाँ, हम सब किसी न किसी तरह एक हैं और हमारी मुश्किलें भी काफी हद तक एक जैसी हैं। और ये एहसास फैलाने में सिर्फ नेताओं के भाषण ही नहीं थे, है ना? मैंने सुना है संस्कृति का भी बड़ा हाथ है इसमें। बिल्कुल, असल में वही इसे और गहरा बनाता है। ये राष्ट्र का विचार लोगों के दिलो दिमाग में बैठा कैसे? हाँ, कैसे? देखिए, साहित्य के जरिए, कहानियों के जरिए, जो लोक कथाएं पीढ़ियों से चली आ रही थी, उनके थ्रू देशभक्ति के गीत लिखे गए, गाए गए। अच्छा। और तो और तस्वीरों ने भी बड़ा काम किया। जैसे भारत माता की एक छवि गढ़ी गई। हाँ, मैंने पढ़ा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। बिल्कुल। हाँ। और फिर बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी एक तस्वीर बनाई जिसमें भारत माता एक सन्यासिनी जैसी दिखती हैं। ये तस्वीरें एक पहचान देती थीं, एक विजुअल रूप देती थी राष्ट्र को। और झंडा, राष्ट्रीय झंडा। हाँ, राष्ट्रीय झंडे जैसे प्रतीक भी बने जो एकता का जरिया बने। हाँ। और एक और बात, इतिहास को भी दोबारा देखा गया, दोबारा लिखा गया। इतिहास को दोबारा लिखना, इसका क्या मतलब, थोड़ा समझाइए। मतलब ये कि अंग्रेज तो यही दिखाते थे कि भाई भारतीय इतिहास तो पिछड़ा हुआ है, यहाँ कुछ था ही नहीं। हाँ, ये तो वो कहते ही थे। तो इसके जवाब में भारतीय विद्वानों ने भारत के गौरवशाली अतीत को सामने रखा। कला, विज्ञान, दर्शन, शासन, इन सब में भारत की जो उपलब्धियां थी उनको उजागर किया। अच्छा, ताकि लोगों में एक गर्व का भाव आए। एग्जैक्टली। ताकि लोगों में आत्मसम्मान जागे और ये भाव पैदा हो कि हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। ये सब तरीके थे लोगों को इमोशनली, भावनात्मक रूप से एक राष्ट्र के विचार से जोड़ने के। समझ गया। तो ये भावनात्मक जमीन तो तैयार हो रही थी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। हाँ। उसके बाद के जो हालात थे, उन्होंने तो जैसे चिंगारी का काम किया। युद्ध ने भारत पर बहुत बुरा असर डाला। अंग्रेजों का रक्षा खर्च वो तो आसमान छू गया। बिल्कुल। और इस खर्च की भरपाई कहाँ से होगी? आम लोगों से। हाँ, आम लोगों पर बोझ डाल दिया गया। टैक्स बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और पहली बार इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। इनकम टैक्स भी पहली बार? हाँ। और सोचिए, 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 साल में कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। दोगुनी? आम आदमी की तो कमर ही टूट गई होगी। बिल्कुल। और ऊपर से गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। मतलब एक तो माली हालत खराब, ऊपर से घर के लड़के को लड़ाई में भेज रहे हैं। और मुश्किलें यहीं नहीं रुकी, फसलें भी खराब हुई, कई जगह खाने की किल्लत हो गई। और उसी दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। ओ हाँ, फ्लू। 1921 की जनगणना के आंकड़े अगर आप देखें तो वो बताते हैं कि अकाल और महामारी से करीब 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1,20,00,000 से ज्यादा? ये तो बहुत ही भयावह आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी, हालात बहुत खराब थे। और ऐसे ही तनाव भरे माहौल में 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो एक नया विचार, एक नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय विरोध नहीं था। ये सत्य पर टिके रहने और उसके लिए आग्रह करने का तरीका था, और पूरी तरह अहिंसा पर आधारित। मतलब लड़ाई सच्चाई के लिए है तो शारीरिक बल की जरूरत नहीं। हाँ, उनका मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्ची है और आप अन्याय के खिलाफ है
तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप अन्याय करने वाले की अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं, उसे सच का एहसास करा सकते हैं। और उन्होंने आते ही से आजमाया भी ना, कुछ स्थानीय आंदोलनों में। हाँ बिल्कुल। 1917 में बिहार के चंपारण गए, वहां नील किसानों की समस्याओं के लिए सत्याग्रह किया। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की लगान माफी के लिए आंदोलन किया। और अहमदाबाद में भी। हाँ, 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों की बेहतर मजदूरी और काम करने की स्थितियों के लिए सत्याग्रह किया। इन शुरुआती कामयाबियों ने दिखाया कि हाँ, ये तरीका कारगर हो सकता है। लोगों को एक नई उम्मीद मिली। लेकिन अंग्रेजी सरकार का रवैया तो शायद और सख्त हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो आसानी से मानने वाले कहाँ थे। 1919 में वो एक और कानून ले आए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहते हैं ना? हाँ, काला कानून ही था वो। क्यों, ऐसा क्या था उसमें? देखिए, इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। वो किसी भी भारतीय पर, मतलब किसी पर भी बिना कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। 2 साल बिना मुकदमे के? हाँ, ये तो सीधे सीधे लोगों की जो नागरिक आजादी थी उस पर हमला था। बिल्कुल। तो इसके खिलाफ क्या हुआ? गांधी जी ने इसके खिलाफ अप्रैल 1919 में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। लोग सड़कों पर उतरे, खासकर शहरों में दुकानें बंद हो गईं, रेल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, माहौल एकदम गर्म हो गया। और सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की होगी। जाहिर है उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया, कई नेताओं को पकड़ लिया गया। अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। 10 अप्रैल को वहां पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद शहर में तनाव बहुत बढ़ गया और सरकार ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी सेना का शासन? हाँ, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, सब कुछ सेना के कंट्रोल में, और कमांड दे दी गई जनरल डायर को। जनरल डायर? हाँ, ये नाम जुड़ा है भारत के इतिहास की एक सबसे दुखद घटना से। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग? हाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। अब इनमें कुछ लोग तो थे जो सरकार की नीतियों, खासकर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा करने आए थे। और बाकी? बाकी बहुत से लोग तो बस बैसाखी का सालाना मेला देखने, घूमने फिरने आए थे। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। बाग से बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता था वो काफी संकरा था। उसने उस रास्ते को बंद करवा दिया। हाँ, और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान, निहत्ती भीड़ पर? हाँ, गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों के पास वो खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े कम बताते हैं, लेकिन असल में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। हजारों लोग घायल हुए। ये तो नरसंहार था। बिल्कुल। इस जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों का जो क्रूर चेहरा था वो सबके सामने आ गया। लोगों का गुस्सा फूटा होगा फिर तो। बहुत ज्यादा। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए। उत्तर भारत के कई शहरों में हड़तालें हुई, पुलिस से झड़पें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। और सरकार ने और भी बेरहमी से इस विरोध को कुचला। लोगों को आतंकित किया गया, जमीन पर नाक रगड़ने को मजबूर किया गया, कोड़े मारे गए, गांवों पर बम तक गिरा दिए गए। बाप रे। तो जलियांवाला बाग एक तरह से एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद गांधी जी को लगा कि अब एक और बड़े, ज्यादा व्यापक, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है, जिसमें सब लोग साथ हों। हाँ, और खास तौर पर जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और यहीं पर एक और मुद्दा सामने आया, खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत? ये क्या था? इसका इस आंदोलन से क्या लेना देना था? देखिए, पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। तुर्की का जो सुल्तान था, ऑटोमन सम्राट, उसे दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। मतलब उनका आध्यात्मिक और कुछ हद तक राजनीतिक नेता भी। ओके। अब अफवाह ये थी कि युद्ध के बाद जो शांति संधि होगी उसमें खलीफा की शक्तियों पर बहुत कड़े अंकुश लगाए जाएंगे। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई। अच्छा, तो गांधी जी ने इसमें क्या देखा? गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का एक सुनहरा मौका माना।
उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों का साथ दे तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो जाएंगे। तो ये एक रणनीति थी एकता बनाने की। हाँ, उन्हें लगा कि ऐसा करके एक बड़ा एकीकृत आंदोलन खड़ा किया जा सकता है अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी के साथ जुड़ा असहयोग का विचार, नॉन कोऑपरेशन। बिल्कुल, गांधी जी का ये मानना था और उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 में ये लिखा भी था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए टिका हुआ है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? मतलब हम उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी अदालतों में जा रहे हैं, उनकी नौकरियां कर रहे हैं, उनका बनाया सामान खरीद रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि अगर भारतीय ये सहयोग करना बंद कर दें, स्कूल कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, विदेशी सामान, उपाधियां सब छोड़ दें, तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। 1 साल में? ये तो बड़ा दावा था। हाँ, ये उनका विश्वास था। तो अब देखिए, कई चीजें एक साथ आ गईं। रॉलेट एक्ट का गुस्सा था, जलियांवाला बाग का दर्द और अपमान था, खिलाफत के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का मौका दिख रहा था और स्वराज की एक स्पष्ट मांग उठ रही थी। इन सब ने मिलकर असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की। और कांग्रेस ने इसे कब अपनाया? 1 सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ जहां इस पर चर्चा हुई। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम पर मोहर लगा दी गई और 1921 की शुरुआत में यह आंदोलन पूरे जोर शोर से शुरू हुआ। और ये फैला कैसे? मतलब कहाँ इसका असर दिखा? ये काफी व्यापक था। शहरों में शुरुआत बहुत तेजी से हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने भी? हाँ, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। और विदेशी सामान का? विदेशी कपड़ों का तो जबरदस्त बहिष्कार हुआ। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसका असर भी पड़ा। 1921-22 में विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा रह गया। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। अरे वाह! तो भारतीय कपड़ा मिलों को फायदा हुआ होगा? हाँ, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ा। तो शहरों में ये आंदोलन इस तरह चला। और गांव में, देहात में क्या हुआ? गांव में इसका रूप थोड़ा अलग था। ये वहां के स्थानीय मुद्दों से जुड़ गया। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। अच्छा। उन्होंने वहां किसानों को संगठित किया जमींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ। ये जमींदार किसानों से बहुत भारी लगान वसूलते थे और कई तरह के टैक्स लेते थे। ऊपर से बेगार करवाते थे। बेगार मतलब बिना पैसों के काम? हाँ, बिना किसी भुगतान के काम करवाना। तो किसानों की मांगे सीधी थीं, लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और जालिम जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। नाई धोबी बंद जैसे तरीके अपनाए गए। नाई धोबी बंद? हाँ, मतलब पंचायतों ने फैसला किया कि जमींदारों को नाई और धोबी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा अनोखा तरीका था। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने भी अवध का दौरा किया, किसानों की समस्याएं समझी और अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाने में मदद की। कांग्रेस की कोशिश थी कि किसानों के आंदोलन को असहयोग के बड़े आंदोलन से जोड़ा जाए। और आदिवासी इलाकों में वहां भी कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल। जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में वहां अंग्रेजों ने बड़े बड़े जंगल इलाके बंद कर दिए थे। अब आदिवासियों की तो पूरी जिंदगी जंगल पर निर्भर थी, मवेशी चराने, फल लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। सरकार ने उन्हें इन जंगलों में घुसने से रोक दिया और उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। इससे पहाड़ी लोग बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया? वहां अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक दिलचस्प नेता उभरे। वो गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। लोगों से खादी पहनने और शराब छोड़ने को कहते थे। लेकिन उनका मानना था कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती, बल प्रयोग जरूरी है। अच्छा, गांधी जी से अलग सोचते थे इस मामले में। हाँ, तो गुडेम के विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, अंग्रेज अफसरों को मारने की कोशिश की और स्वराज पाने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। राजू को 1924 में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन वो लोकनायक बन गए। तो मतलब स्वराज के मायने सबके लिए थोड़े अलग अलग थे। बिल्कुल। जैसे बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि वो अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे। असम के चाय बागानों में मजदूरों के लिए कानून था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट,
1859। इसमें क्या था? इसके तहत उन्हें बागानों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो एक तरह से बंधुआ थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घरों की तरफ चल दिए। उन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और अब सबको अपने गांव में जमीन मिलेगी। लेकिन वो पहुंच नहीं पाए शायद। हाँ, रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वो रास्ते में फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। तो आप देख सकते हैं हर समूह ने आंदोलन को अपने तरीके से समझा और अपनी उम्मीदें उससे जोड़ लीं। लेकिन ये आंदोलन अचानक रुक क्यों गया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। हाँ, आंदोलन जोरों पर था, लेकिन धीरे धीरे शहरों में ये धीमा पड़ने लगा था। क्यों? एक तो खादी का कपड़ा मिलों में बने कपड़े से महंगा होता था, गरीब लोग उसे कैसे खरीदते? सही बात है। दूसरा, अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी जगहों पर वैकल्पिक भारतीय संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अदालतें उतनी तेजी से खड़े नहीं हो पाए। तो फिर लोग वापस जाने लगे? हाँ, छात्र और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील वापस अदालतों में दिखने लगे, तो शहरों में आंदोलन की रफ्तार कम हो रही थी। लेकिन इसे वापस लेने का फैसला तो एक घटना के बाद हुआ ना? हाँ बिल्कुल, वो निर्णायक घटना हुई फरवरी 1922 में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। हाँ, सुना है। वहां असहयोग आंदोलन के समर्थन में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, शायद कुछ लाठीचार्ज भी हुआ। इससे भीड़ उत्तेजित हो गई और फिर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस घटना में 20 से ज्यादा पुलिस वाले जिंदा जल गए। ओहो, ये तो हिंसा हो गई। हाँ, और गांधी जी तो अहिंसा के सिद्धांत को लेकर बहुत दृढ़ थे। जैसे ही उन्हें इस हिंसक घटना की खबर मिली, वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। तुरंत? इतनी बड़ी घटना के बाद? हाँ। कांग्रेस के कई नेता इस फैसले से हैरान थे, सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर है तब उसे वापस लेना ठीक नहीं। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके लिए साधन यानी अहिंसा उतना ही पवित्र था जितना साध्य स्वराज, भले ही इससे आंदोलन की रफ्तार धीमी क्यों ना पड़ जाए। ये गांधी जी के सिद्धांतों को दिखाता है। बिल्कुल। तो आंदोलन रुकने के बाद क्या हुआ? एक तरह का ठहराव आ गया होगा राजनीति में? हाँ, कुछ हद तक। कांग्रेस के अंदर भी कुछ मतभेद उभर कर सामने आई। कुछ नेता जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू अब जन आंदोलनों से थक गए थे। अच्छा। उन्हें लगता था कि लगातार संघर्ष करने की बजाय काउंसिलों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, सिस्टम के अंदर रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहिए और सुधारों के लिए दबाव बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। तो पार्टी में दो खेमे बन गए। हाँ, एक तरह से। इसी बीच 1920s के दशक के आखिर में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरा असर डाला। कौन सी घटनाएं? पहली थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। इसका असर भारत पर भी पड़ा, खासकर खेती पर। कैसे? कृषि उत्पादों की कीमतें 1926 से गिरने लगीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह ढह गईं। मांग घटी, निर्यात कम हो गया, किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। पूरे ग्रामीण भारत में भारी उथल-पुथल मच गई। और दूसरी घटना? वो क्या थी? वो थी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन कमीशन? हाँ, इसके बारे में तो काफी सुना है। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग बनाया था। इसका काम था भारत में संवैधानिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है इसका अध्ययन करना और जरूरी बदलाव सुझाना। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या मतलब भारत के भविष्य का फैसला करेंगे और उसमें कोई भारतीय ही नहीं? हाँ, ये तो सरासर अपमान था। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज ये तय करने की काबिलियत भी नहीं समझते कि हम अपने देश का शासन कैसे चलाएं। जाहिर है, इसका तो विरोध होना ही था। जबरदस्त विरोध हुआ। जब कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी के साथ वो हादसा हुआ था ना?
हाँ, लाहौर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। वो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। माहौल फिर से गर्मा गया। बहुत ज्यादा। इसी गरमाए माहौल में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, रावी नदी के किनारे। हाँ, ये तो बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था। बिल्कुल। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे युवा नेता जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पर वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज मतलब अब डोमिनियन स्टेटस या आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए? नहीं, अब लक्ष्य था पूरी तरह से स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोग उस दिन पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे। 26 जनवरी, इसीलिए हम अपना गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं। हाँ, उसी ऐतिहासिक दिन की याद में। तो अब आंदोलन को एक स्पष्ट बड़ा लक्ष्य मिल गया था, पूर्ण स्वराज। लेकिन ये पूर्ण स्वराज का बड़ा अमूर्त सा विचार आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ेगा? मतलब लोग इसके लिए लड़ने को कैसे तैयार होंगे? ये सवाल फिर से गांधी जी के सामने आया होगा। हाँ, बिल्कुल। गांधी जी को एक रास्ता ढूंढना था जिससे इस अमूर्त विचार को ठोस, रोजमर्रा के मुद्दों से जोड़ा जा सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने 11 मांगे रखी। 11 मांगे? हाँ, इनमें कुछ सामान्य हित की मांगे थी तो कुछ खास वर्गों की। उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक सबकी कुछ न कुछ मांगे शामिल करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हाँ, लेकिन इन 11 मांगों में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो थी नमक पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने की मांग। नमक कर? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए, नमक एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई करता था। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। सही बात है। और सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार बना रखा था और उस पर भारी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी को लगा कि ये नमक टैक्स ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी पहलुओं का प्रतीक है। क्योंकि ये सीधे सीधे आम आदमी को चोट पहुंचाता था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में चुना जिसके जरिए पूरे देश को एकजुट किया जा सकता था। उन्होंने वाइसरॉय को अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन ने क्या किया? वो झुके? नहीं, इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी के पास अब आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध अभियान की शुरुआत की, दांडी मार्च। दांडी यात्रा, हाँ, इसके बारे में तो हमने बचपन से पढ़ा है। हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चुने हुए 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकले। सिर्फ 78 लोग? हाँ, शुरुआत में उनका लक्ष्य था गुजरात के समुद्र तट पर बसे दांडी नाम के गांव तक पैदल जाना। ये सफर करीब 240 मील लंबा था। 240 मील पैदल? हाँ, रोजाना करीब 10 मील चलते थे। ये यात्रा 24 दिनों तक चली। रास्ते में लोग जुड़े होंगे? हजारों लोग। गांधी जी जहां भी रुकते थे, हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। उन्होंने लोगों को स्वराज का मतलब समझाया और शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करने का आह्वान किया। इस मार्च को प्रेस में भी खूब कवरेज मिली। और फिर 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर पानी उबालकर नमक बनाया और इस तरह नमक कानून तोड़ा। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन इसने ब्रिटिश कानून की खुलेआम अवहेलना की और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, ये असहयोग से कैसे अलग था? देखिए, असहयोग में था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग मत करो। सविनय अवज्ञा एक कदम आगे था। इसमें कहा गया कि न सिर्फ सहयोग मत करो बल्कि उपनिवेशी कानूनों को तोड़ो भी। अच्छा, एक्टिवली कानून तोड़ना। हाँ, लेकिन शांतिपूर्वक, सविनय, बिना हिंसा के। तो दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद ये आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया। कैसे फैला? लोगों ने क्या किया? देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। जैसे जैसे आंदोलन फैला,
विदेशी कपड़ों का फिर से बहिष्कार होने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। पिकेटिंग मतलब दुकानों के सामने धरना देना, रास्ता रोकना, ताकि लोग अंदर न जा सकें। किसानों ने लगान और चौकीबारी टैक्स देने से मना कर दिया। गांव में जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। बहुत सारे जगहों पर लोगों ने जंगल कानूनों का उल्लंघन किया, आरक्षित वनों में घुसकर लकड़ी बीनने लगे, मवेशी चराने लगे। तो ये असहयोग से भी ज्यादा व्यापक लग रहा है। हाँ, इसमें कानून तोड़ने का तत्व जुड़ गया था। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को एक-एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जब अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, को गिरफ्तार किया गया, तो पेशावर में गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। उनके पास हथियारबंद गाड़ियां और पुलिस थी, लेकिन भीड़ ने सामना किया। बहुत लोग मारे गए। फिर 1 महीने बाद जब गांधी जी को खुद गिरफ्तार कर लिया गया, तो शोलापुर, महाराष्ट्र में औद्योगिक मजदूरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अंग्रेजी राज के प्रतीकों, पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशन, सब पर हमले किए। सरकार ने फिर निर्ममता से दमन किया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों का क्या हुआ? उन पर भी हमले हुए। औरतों और बच्चों तक को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। इस आंदोलन में समाज के कौन-कौन से तबके खास तौर पर शामिल हुए? इसमें कई सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। जैसे गांवों में जो संपन्न किसान थे, गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, वो बहुत सक्रिय थे। क्यों? क्योंकि व्यापारिक मंदी और गिरती कीमतों से उनकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। उनके लिए लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। तो उनके लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई। और गरीब किसान? गरीब किसान भी शामिल हुए। वो सिर्फ लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो जमींदारों से जमीन लेकर बटाई पर खेती करते थे। वो चाहते थे कि जो भाड़ा, किराया उन्हें जमींदार को देना पड़ता है, वो माफ कर दिया जाए। क्या कांग्रेस ने उनकी इस मांग का समर्थन किया? यहाँ कांग्रेस थोड़ी हिचक रही थी। उन्हें डर था कि अगर वो भाड़ा न चुकाने के आंदोलन का समर्थन करेंगे, तो अमीर किसान और जमींदार नाराज हो जाएंगे, जो कांग्रेस के समर्थक भी थे। इसलिए गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध थोड़े अनिश्चित बने रहे। अच्छा, और व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास? व्यापारी वर्ग ने भी आंदोलन का समर्थन किया। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने काफी मुनाफा कमाया था और अब वो अपने इंडस्ट्री को और फैलाना चाहते थे। वो ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध कर रहे थे जो उनके व्यापार में रुकावट डालती थीं। जैसे? वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए स्टर्लिंग की विनिमय दर में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात कम हो। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर संगठन भी बनाए थे ना? हाँ, अपने व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन क्या सभी उद्योगपति साथ थे? नहीं, बाद में जब आंदोलन लंबा खिंचा और उग्र गतिविधियां बढ़ने लगी, तो कुछ व्यापारी नेता आशंकित भी हुए। उन्हें व्यापार में रुकावट और अस्थिरता का डर था। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद उनका उत्साह भी कम हो गया। और औद्योगिक मजदूर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनकी क्या भूमिका थी? औद्योगिक मजदूर वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ज्यादा संख्या में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से कुछ दूर होते जा रहे थे। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे नागपुर क्षेत्र में, मजदूरों ने भागीदारी की। उन्होंने कम वेतन और खराब काम की परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को स्वराज की लड़ाई से जोड़ा। हड़तालें भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर उनकी भागीदारी सीमित थी। और महिलाओं की भागीदारी कैसी रही इस आंदोलन में? ये इस आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। महिलाओं ने इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। पिछली बार से ज्यादा? असहयोग के मुकाबले हाँ, काफी ज्यादा। गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान ही हजारों महिलाएं उन्हें सुनने के लिए घरों से बाहर निकलीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए। बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं। किन इलाकों की महिलाएं ज्यादा सक्रिय थीं?
शहरी इलाकों में अक्सर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं। ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुईं। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना एक पवित्र दायित्व समझा। लेकिन क्या इससे उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया? देखिए, इस सार्वजनिक भूमिका से महिलाओं में आत्मविश्वास तो जरूर बढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी घरेलू स्थिति या समाज में उनकी जगह तुरंत बदल गई। गांधी जी का भी मानना था कि महिला का असली कर्तव्य घर संभालना, चूल्हा चौका करना और अच्छी माँ, अच्छी पत्नी बनना है। कांग्रेस भी लंबे समय तक संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को जगह देने में हिचकती रही। उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा गया। तो भागीदारी तो बढ़ी, पर बराबरी आने में वक्त था। हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग समूह इस आंदोलन से जुड़े, हाँ, अपनी अपनी वजहों से। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी समूह थे जो इससे पूरी तरह नहीं जुड़ पाए या जिनकी भागीदारी सीमित रही? हाँ, ये भी सच है। आंदोलन की अपनी सीमाएं थीं। हर सामाजिक समूह स्वराज के इस अमूर्त विचार से एक जैसा प्रभावित नहीं था। एक ऐसा ही समूह था देश के अछूत कहे जाने वाले लोग, जो 1930 के दशक से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। दलित समुदाय, उनकी क्या स्थिति थी? देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों के सवाल पर खास ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों को नाराज करने से डरते थे। लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज नहीं मिल सकता। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। खुद शौचालय साफ करके मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा देने की कोशिश की। उन्होंने ऊंची जातियों से भी अपना हृदय परिवर्तन करने और पाप को छोड़ने का आग्रह किया। लेकिन क्या दलित नेता ऐसे संतुष्ट थे? नहीं, बहुत से दलित नेता अपने समुदाय के समस्याओं का अलग राजनीतिक हल चाहते थे। वो मानते थे कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को संगठित करके डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, दमित वर्ग एसोसिएशन बनाया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। अलग निर्वाचन क्षेत्र मतलब ऐसे चुनाव क्षेत्र जहां से सिर्फ दलित उम्मीदवार खड़े हों और उन्हें वोट भी सिर्फ दलित ही दें। उनका मानना था कि तभी विधान परिषदों में दलितों की सच्ची नुमाइंदगी हो पाएगी। गांधी जी ने इसका विरोध किया था ना? हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्हें लगता था कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों से समाज में दलितों के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। वो हमेशा के लिए अलग थलग हो जाएंगे। तो फिर समझौता कैसे हुआ? अंत में अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मान ली। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें क्या तय हुआ? इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें तो दी गई, लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। मतलब वोट सब लोग देंगे, सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके बावजूद दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शक की नजर से देखता रहा। उनकी भागीदारी सीमित रही। ये एक बड़ी सीमा थी। और मुसलमानों का क्या? उनकी भागीदारी कैसी रही? भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? असहयोग खिलाफत आंदोलन में तो हिंदू मुस्लिम एकता काफी मजबूत दिखी थी। हाँ, लेकिन असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। अच्छा। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान संबंध खराब होते गए, दोनों समुदायों ने धार्मिक जुलूस निकालने शुरू किए, कई बार भड़काऊ अंदाज में। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला और बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता बनाने की कोशिश की। कोशिशें हुई। 1927 में ऐसा लगा भी कि एकता हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल था कि भविष्य के विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं
और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग छोड़ने को तैयार है। तो ये तो समझौते का एक रास्ता दिख रहा था। हाँ, लेकिन 1928 में जब इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो हिंदू महासभा के M.R. जयकर जैसे नेताओं ने इस समझौते का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ओहो, तो एकता की उम्मीद खत्म हो गई। हाँ, उस समय तो खत्म हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था। उन्हें डर था कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनकी संस्कृति और पहचान खो जाएगी। बहुत से मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों को चिंता थी कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनका दर्जा क्या होगा। तो ये दिखाता है कि राष्ट्र का विचार सबके लिए एक जैसा नहीं था। बिल्कुल, अलग अलग समुदायों की अपनी चिंताएं थीं, अपनी असुरक्षाएं थीं, अपनी प्राथमिकताएं थीं। इन सबको एक साथ लेकर चलना, एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाना, ये बहुत ही मुश्किल और जटिल काम था। आंदोलन इतना फैल गया था, सरकार पे दबाव तो बना ही होगा। फिर क्या हुआ? क्या सरकार ने बातचीत की? हाँ, आंदोलन के दबाव और देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए वाइसराय इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा ऐलान किया था और भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के नेता इससे संतुष्ट नहीं थे। जैसा हमने देखा, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय कर लिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। हाँ, लेकिन सरकार भी आंदोलन को कुचलने के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी तलाश रही थी। आखिरकार 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। हाँ, इसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या थी? इसकी शर्तों के तहत सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। और बदले में गांधी जी ने क्या माना? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने पर सहमति जताई। तो गांधी जी लंदन गए? हाँ, दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए सम्मेलन के लिए। बातचीत चली लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी बहुत निराश होकर भारत लौटे। और यहाँ भारत में हालात कैसे थे? यहाँ आकर उन्होंने देखा कि सरकार ने फिर से दमन का नया चक्र शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? इन हालात में गांधी जी ने भारी मन से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला किया। दोबारा? हाँ, लेकिन इस बार आंदोलन में वो पहले वाला जोर, वो उत्साह नहीं आ पाया। साल भर तक आंदोलन चला लेकिन धीरे धीरे धीमा पड़ गया और 1934 तक आते आते लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। तो हमने देखा कि कैसे ये बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन चले, उनमें कौन शामिल हुआ, कौन नहीं, उनकी सफलताएं क्या रहीं, उनकी सीमाएं क्या थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं था, ये एक सांस्कृतिक एहसास भी था। ये हम भारतीय हैं वाली भावना कैसे बनी? हाँ। वो कौन सी चीजें थी जो लोगों को आपस में जोड़ रही थी? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। राष्ट्रवाद तभी पनपता है जब लोगों को लगने लगता है कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं, कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई एकता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। ये साझा अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ? कैसे? इसमें इतिहास और लोक कथाओं, गीतों और चित्रों, प्रतीकों, इन सब ने मिलकर भूमिका निभाई। जैसा हमने पहले जिक्र किया, राष्ट्र की पहचान अक्सर किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। भारत